उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2017 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सब बातों की हम पढ़ देते हैं। हर एक क्वेश्चन डिटेल से 6 नंबर के हिसाब से 120 वर्ड में आंसर दिया गया है आपको, ताकि इजी से पढ़ सके। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 2011 से लेके 2016 तक बताए गए कुछ जो क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बताए हैं उसमें से रिपीट हुई हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इजीली उस क्वेश्चन को पढ़ सके। कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन है, तटस्थ मानचित्र क्या होता है? अनादिमान वक्र मानचित्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता। देखिए, तटस्थ वक्र को उदासीनता वक्र, अनादिमान वक्र भी के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन 2011 में भी आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है। अब इससे पहले 2016 पढ़ाया था तब भी, और 2017 में भी। इसके अलावा 2018 में भी ये क्वेश्चन आया। मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको छोड़ना नहीं है, रट्टा मार लेना है, जैसी मर्जी वैसे करिए। सबसे पहले आपको लिखना है कि उदासीनता वक्र यानी कि तटस्थ मानचित्र का क्या अर्थ होता है। यह वह वक्र होता है जिसका प्रत्येक बिंदु दी गई वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब हमें बताना है कि किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन की होती है। तो उपभोक्ता संतुलन को बताने के लिए उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है वो लिख दीजिए। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं की सहायता से उसकी विभिन्न कीमतों पर इस प्रकार से व्यय करता है कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसे में वो अपनी कीमत रेखा को इस प्रकार से बनाता है ताकि उसको ऊंचे से ऊंचे उदासीनता तक पहुंचने का जो है सहायता मिले। तो ऐसे में उदासीनता वक्र के माध्यम से जब भी उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं तो दो प्रमुख शर्तें हैं। नंबर एक, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करता होना चाहिए, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। आर एस कीमत रेखा है और आई सी जो है उदासीनता वक्र है। ये बिंदु ई पर आपस में छू रहा है तो इसको उदासीन वो कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। वहीं पर जो दूसरा है, दूसरी शर्त है, उसमें दूसरी शर्त में आपको ये बताया जाएगा कि यहां पर एक ऐसा बिंदु जहां पर स्थायी संतुलन होना चाहिए, और स्थायी संतुलन पाने के लिए उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। मतलब जिस बिंदु पर वो कीमत रेखा को छुएगा उस बिंदु से वो अनोतोत्तर होना जाएगा मूल बिंदु से, मतलब उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आएगा। राइट। अब बिंदु के और ई दोनों बिंदु पर उदासीनता वक्र जो है बजट रेखा को छू रहा है, लेकिन अंतर क्या देखिए, बिंदु ए पर छूते हुए आगे को निकल जा रहा है और बिंदु के पर टच करते हुए वो वापस बैक ओ की ओर आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा क्योंकि अभी भी उसके पास जो है स्थायी संतुलन नहीं बन पा रही। तो बिंदु ए ही उसको संतुलन की स्थिति बता। ये दो प्रमुख शर्तें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ति की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ध्यान में रखिएगा, पूर्ति की कीमत लोच की 5 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, जिसमें पहली श्रेणियां है पूर्णता लोचदार पूर्ति। पूर्णता लोचदार पूर्ति एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। ऐसे में जो पूर्ति वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर बन जाता है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस स्थिति को पूर्णतः लोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति है इकाई से अधिक लोचदार। यहाँ पर जो लोच होती है एक से अधिक होती है, इसलिए क्योंकि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। इसी कारण से यहाँ पर जो पूर्ति वक्र बनता है वो थोड़ा सा नीचे की ओर स्लाइड किया होता है, लाइक दिस, ताकि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन है उससे ज़्यादा वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन नजर आए। तो ये हो गया पूर्ति वक्र। कीमत पहले यहाँ थी और कीमत यहाँ से बढ़ गई, तो ऐसे में पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हो गई। इकाई लोचदार पूर्ति एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन। ऐसे में जो पूर्ति वक्र होता है बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल बनता है, जहां पर वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति में एक समान परिवर्तन नजर आता है, यानी कि जितना कीमत बढ़ेगी उतनी ही पूर्ति में वृद्धि होगी। पॉइंट नंबर 4, इकाई से कम लोचदार पूर्ति। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर पूर्ति की लोच एक से कम होती है। ये तब होती है जब वस्तु की पूर्ति में जितना कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में पूर्ति में परिवर्तन कम होता है। इसलिए इसका ये जो वक्र होता है थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ा हुआ होता है, लाइक दिस। ऐसे में देखिए कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले कीमत था यहाँ पर बढ़ के हो गया P1, पूर्ति यहाँ थी और बढ़ के हो गई Q1। ऐसे में पूर्ति में परिवर्तन कम हो रहा है, कीमत में परिवर्तन ज़्यादा था। ऐसे में इसको बोलते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति। और 5वां पॉइंट है पूर्णता बेलोचदार। एक ऐसी स्थिति होती है कि
कीमत में भले ही कितना भी परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, लेकिन उसकी पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति को जो है, क्योंकि भाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल कीमत में, तो ऐसे में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई होता है वो जीरो कैलकुलेट होके आता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न तालिका से एक रेखा चित्र निर्माण कीजिए और संतुलन कीमत प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए संतुलन कीमत होता है क्या। ये बहुत कीमत होता है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर दोनों वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो। अगर हमने इस डायग्राम को देखें तो वस्तु की कीमत को हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना है 10, 15, 20, 25, 35, तो यहाँ लिखिए ये हो गया 5, 10, 20, 15, 20, 25, 30 और ये हो गया 35, एक ज़्यादा बना लिए, ये हो गया 40, ये हो गया 0। और मांग किया 10-10 के अंतर में, 20-20 के अंतर में, ये हो गया 20, 40, 60, 80 और ये हो गया 100। अब हमें क्या करना है, वस्तु की मांग और वस्तु की, सबसे पहले वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत जब 10 है, वस्तु की मांग कितनी है 100 का ही है, यानी कि वस्तु की कीमत यहाँ पर और ये वाला पॉइंट। अब वस्तु की कीमत जब 35 से मांगी जा रही है 20 इकाइयाँ, 35 पे कितनी है 20 इकाई, ये वाला पॉइंट। तो पहला और लास्ट बना दीजिए, ऑटोमेटिक सही बनेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ देना है लाइक दिस, ठीक है। अब बनाते हैं हम पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र मतलब वस्तु की कीमत 10 तो पूर्ति हो रही है 20, बस 10 पे 20, और वस्तु की कीमत जब 35 है तो पूर्ति कितनी हो रही है 100 की, ये वाला पॉइंट। तो एक ऐसा बिंदु, ये हो गया पूर्ति और ये हो गया मांग, ये वाला बिंदु, यानी कि वस्तु की कीमत जब 60 है, यहाँ पर वस्तु की कीमत जब 20 है, उसकी मांगी जा रही है 60 यूनिट, यानी कि 20 पे हो रही है 60 यूनिट, तो ये ओपी यानी कि संतुलन कीमत कितना होगा ₹20 होगा। अब इसको डायग्राम बना दिया, इसको लिखिए ओपी यानी कि ₹20, ये संतुलन कीमत है, और ओ क्यू यानी कि 60, ये संतुलन पूर्ति की मात्रा, इसी को संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं, राइट। इसको ये 6 नंबर में आपका उस समय पूछा गया था, क्योंकि आप तो 2023 से तो 5 नंबर में आता, लेकिन 6 नंबर में इतना करने के लिए थोड़ा सा है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पाधिकार क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका, पहले आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। अल्पाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पूरे बाजार में केवल कुछ ही फर्में होती हैं, यानी कि फर्मों की संख्या कम होती है, और वो सभी समरूप यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बनाती हैं। समरूप का मतलब होता है स्थानापन्न वस्तुएं बनाती हैं, यहाँ पर समरूप लिखना सही नहीं है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्थानापन्न वस्तुएं बनाती हैं, और उत्पादन विभेदीकरण की स्थिति होती है। जैसे अगर बात करते हैं कार बाजार की, बात करते हैं कार में कुछ ही विक्रेता बाजार में उपलब्ध है, जैसे अगर बात करते हैं मारुति सुजुकी, ठीक है ना, टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी, हुंडई, इसका कुछ मिलती जुलती और कंपनियां, इन सभी कार बाजार में इस गिनी चुनी 7 से 8 कंपनियों का कब्जा है। तो इसको हम अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषता है विक्रेताओं की संख्या कम होती है, कीमत और उत्पादन निर्धारण के लिए सभी विक्रेता एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, विभिन्न फर्मों के उत्पादों के लिए ऊंची आड़ी मांग होती है। आड़ी मांग का मतलब होता है अगर एक की कीमत होती है इससे दूसरे की कीमत प्रभावित होती है, विज्ञापन और विक्रय लागत बहुत अधिक होती है, और सबके बीच में एक निरंतर संघर्ष पाया जाता है, यानी कि गलाघाट प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को बताइए। देखिए केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य को मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2013 में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य में पहला है नोटों के निर्गमन का एकाधिकार होता है, ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, कि बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये केंद्रीय बैंक। इसके थोड़ा एक्सप्लेन करना है 2-2 लाइन में। अंतिम ऋणदाता के कार्य मतलब जब व्यापारिक बैंक को कहीं से भी ऋण की प्राप्ति नहीं होती है तो अंतिम रूप से केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक को ऋण प्रदान किया जाता है, इसे अंतिम ऋणदाता का कार्य बोलते हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य होता है देश में विदेशी विनिमय कोषों को संरक्षण करने का, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल क्वेश्चन,
देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी आ गया कि 12 नंबर के तो न्यूमेरिकल टाइप में आ गए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ये पूछा गया है कुल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार मूल्य पर गणना कीजिए। कुल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर मतलब ये होता है, कुल का मतलब होता है जी, राष्ट्रीय मतलब होता है एन, पी, बाजार मतलब एमपी, जीएनपी एमपी की गणना करनी है। हमारे पास क्या दे रखा है, कुल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, कुल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी एमपी दे रखा है। भाई जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी निकालने के लिए देखिए एक ही शब्द का अंतर है, डी से एन लाने के लिए हमें सिंपल सा ऐड करना पड़ेगा विदेशों से सुसाधन है, NFIA। तो विदेशों से प्राप्त सुसाधन है तो दिया हुआ है, हमें क्या करना है 50,720 में 2400 को खाली जोड़ दो, ये हो गया 0, 2, 7, 4, 11, 2 और 1, 3, ये हो गया 53,120 करोड़ हमारा आंसर। 2 मिनट में आपको 2 मिनट भी नहीं लगे, 6 नंबर मिल गए, केवल दो ही इन दोनों को आपस में ऐड करना था और आपका आंसर सामने। राइट, कितना इजी क्वेश्चन आया था ना। कोशिश कीजिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय गणना की विधियां लगातार पूछी जाती है, चाहे आय हो, व्यय हो, मूल्य वृद्धि दे, यहाँ पर व्यय विधि पूछ दिया गया अलग से। तो राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि के अंतर्गत यहाँ पर एक राष्ट्र में सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ा जाता है। पहले चरण में एक वर्ष में किए गए नागरिकों के द्वारा कुल सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ा जाता है। सभी प्रकार की व्ययों की बात करते हैं, 4 प्रमुख प्रकार के व्यय होते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जहाँ पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों से सकल घरेलू पूंजी स्थिर जुड़ गया और स्टॉक जुड़ गया तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और चौथा है शुद्ध निर्यात। जब इस सभी को जोड़ेंगे तो कुल व्यय यानी कि जीडीपी एमपी प्राप्त होगा। जीडीपी एमपी के तुरंत बाद दूसरे चरण में आते हैं, हमें निकालना होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मूल्य ह्रास को घटा देंगे, शुद्ध घरेलू आय आ जाएगा, दैट इज एनडीपीएफसी। जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमें एनडीपीएफसी घरेलू आय। जैसे ही घरेलू आय हो जाएगा लास्ट में विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय को उसमें जोड़ दिया जाएगा तो एनडीपीएफसी राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना है व्यय विधि में वस्तु और सेवाओं के प्रभाव को हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर निजी उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं के प्रभाव को जोड़ा जाता है जिसको हम सी बोलते हैं। सरकारी उपभोग व्यय का प्रभाव जोड़ा जाता है, इसको हम जी बोलते हैं। सकल घरेलू पूंजी निर्माण को जोड़ा जाता है, इसको आई बोलते हैं। माल सूची का प्रभाव यानी कि जिसको हम डेल्टा एस बोलते हैं। और शुद्ध आयात निर्यात यानी कि एक्स माइनस एम को, ये 5 प्रकार के चीज़ों को हम इस व्यय विधि के अंतर्गत शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन था अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? पूर्ण रोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और ये पूर्ण व्याख्या यहीं पर पूछा गया। इसके आने वाले कुछ सालों में भी एक आध बार पूछा गया है, ये मैं जब बताऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी को कई बार, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रमुख कारण। तो अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक प्रचलित मजदूरी दर पर जो काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके प्रमुख कारण है देश की मंद गति में विकास होना, उत्पादकता वृद्धि ना होना, जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ना, श्रम प्रधान तकनीक की तुलना में पूंजी प्रधान तकनीक को ज़्यादा वैल्यू देना और प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण होने से भी अनैच्छिक बेरोजगारी बढ़ती है। अब दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण बेरोजगार रोजगार क्या होता है? पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वे सभी लोग जो मजदूरी की प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार होता है और उन सबको कार्य मिल जाता है, उसे हम पूर्ण रोजगार, मतलब जब कोई भी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती, सब लोग, मान लो 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, 100 के 100 लोगों को काम मिलता है, तो इसको हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। ठीक है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति को अगर हम प्रोफेसर कीन्स की संदर्भ में देखें तो एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, तो उसको पूर्ण रोजगार की स्थिति के नाम से जानते हैं। राइट, समझ में आ गया? बाकी आंसर आपके सामने डिटेल से लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर के भी क्वेश्चंस जानने हैं आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी मेरे चैनल को, द इकोनॉमिक्स गुरु को। और कोई पर्सनल डाउट है तो इस नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप एक्टिव है तो मुझे इंस्टाग्राम में ढाली सर और फेसबुक में नकुल ढाली के नाम से फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।